अपडेट आज का बुलेटिन 7 की बड़ी खबर में रतलाम में 13 साल के बच्चे की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिसकी आशंका जताई जा रही कि हार्ट अटैक हुआ हो सकता है। दरअसल खारवा कला गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां हनुमान जी की अभिनय के लिए मंगल ने तैयारी की हुई थी और मंगल की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। रीनू, काफी दुखद ये मामला। बिल्कुल, तो खारवा कला गांव का पूरा मामला है, जहां पर हनुमान का अभिनय करता था मंगल और हार्ट अटैक से मौत हुई। 13 साल का बच्चा है, रतलाम का रहने वाला। रतलाम की पूरी जानकारी, जहां पर आप देखेंगे तस्वीर भी, 13 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत की आशंका व्यक्त की गई है। तो खारवा कला गांव की पूरी घटना सामने आई है, बड़ा मामला रतलाम से। सुधीर हमारे सहयोगी रेनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुधीर, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या जानकारी मिल पा रही है अब तक? 13 साल का ये बच्चा है, मंगल जरेलाल डांगी इनका नाम है, और आशंका यही जताई जा रही है कि इस बच्चे की जो है कल तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। तो संभवतः यही आशंका जताई जा रही है कि किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी, पूरी तरह से स्वस्थ था, स्कूल जाता था, और जो प्ले होते थे उसमें हनुमान जी का जो है वो किरदार भी प्ले करता था। तो अब इस बच्चे की जो डेथ है उसमें आशंका यही जताई जा रही है कि जो डेथ है उसकी, उसे वो हार्ट अटैक आने से ही हुई है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आना अभी पूरे मामले में आना बाकी है, लेकिन किसी भी तरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री इस बच्चे की अब तक के नहीं सामने आई है कि किसी भी तरह की कोई बीमारी इसे पहले से रही हो। तो बड़ा अलार्मिंग है कि छोटे बच्चों में भी अब इस तरह का जो मामला अगर सामने आता है तो आखिर अपने बच्चों की केयर कैसे करें। हालांकि जो परिजन है उनका रो रो के बुरा हाल है, और वही जो आसपास के रहने वाले हैं वो लोग भी बता रहे थे कि काफी मिलनसार यह बालक था। और सबसे बड़ी बात यह कि यह हनुमान जी का जो प्ले होते थे, रामलीला के प्ले होते थे, उसमें हनुमान जी का किरदार ये निभाता था बच्चा। तो एक दुखद अमूमन सुधीर, हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए हृष्ट पुष्ट बच्चे को, एक तंदुरुस्त व्यक्ति को ही चुना जाता है। अगर बच्चा है तो वो भी अच्छा हेल्दी दिखने वाला होना चाहिए, और बड़ा है तो वो भी अच्छी फिजिक वाला होना चाहिए। और ऐसे बच्चे के साथ अगर इस तरह की ये दुर्घटना हो रही है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, चिंता का कारण ये है, लेकिन ये उस दौरान क्या हुआ, अचानक हार्ट अटैक कैसे आया, उस दौरान की कुछ घटना की जानकारी? बहुत ज्यादा चीज स्पष्ट नहीं हुई है इस मामले में, लेकिन खबर यही है कि अचानक तबीयत बिगड़ी, जैसे कि अमूमन होता है। और जैसे ही जब कुछ लोग समझते उसके पहले ही जो है इस बच्चे ने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन जैसे ही अस्पताल से ले जाया गया, जो लोकल हॉस्पिटल है वहां बताते हैं कि इसको ले जाया गया, तभी उसके पहले ही जो है करीब करीब इस बच्चे की जो है मौत हो गई थी। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कम उम्र के बच्चों में भी हम हार्ट अटैक की जो है ये मामले देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और ये चिंता का कारण है, इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर हम साल या 6 महीने में एक बार डॉक्टर से कंसर्न कर लें कि इस तरह की परिस्थितियां आगे न बने, उसके संबंध में जो एहतियाती कदम उठाए जाएं, तो संभव है कि ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जबलपुर को बड़ी सौगात देंगे। गडकरी यहां 9 सड़क परियोजना के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आपको बताते चले कि 2367 करोड़ की लागत से बनने वाली 226 किलोमीटर की लंबी सड़क परियोजनाओं की आज शुरुआत होगी, और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां खुद मौजूद रहेंगे। तो आज जबलपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 30 जनवरी को जबलपुर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जबलपुर में प्रदेश की 9 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसके लिए यह एक विशाल डोम यहां बनाया गया है वेटनरी कॉलेज में। इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य आयोजन होगा, जिसमें इस बार की खास बात यह है कि शहर के 25,000 नागरिकों को भी आमंत्रण पत्र दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा यह अनोखी पहल की है। इसके साथ ही इस पंडाल में जगह जगह आवेदकों के आवेदन लेने के लिए बॉक्स भी लगाए जाएंगे, जिसमें लोग अपनी शिकायतें और समस्याओं के लिखित आवेदन दे सकेंगे, जिनका निराकरण सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से किया जाएगा। बहरहाल प्रदेश की 2367 करोड़ की लागत से 226 किलोमीटर सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और 9 सड़क परियोजनाओं की सौगात आज मिल सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और नितिन गडकरी जैसा व्यक्तित्व, रेनू, जिनको कि सड़कों के मामले में
सुपर किंग कहा जाता है। सड़कें बनाने में, हाईवेज बनाने में बिल्कुल नितिन गडकरी का कोई सानी नहीं है। और नितिन गडकरी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो छोड़िए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, वो कहते हैं किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर आकर मेरे पास किसी सड़क परियोजना का प्रस्ताव रखता है तो मैं उसे पूरा कंसर्न करता हूं, और ये विरोधी भी उसे मानते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, बहुत ही खास मौका है संस्कारधानी के लिए, क्योंकि आज नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, डिटेल से बताएं। और इन न केवल संस्कारधानी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए मैं अगर आपको बात करूं तो 10,000 करोड़ से अधिक की आज सौगातें मध्य प्रदेश को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देने वाले हैं। देखिए, न केवल जबलपुर संभाग की 9 सड़कों की बात करें, अगर मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो कुल 24 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनके काम को आज लोकार्पण और भूमि पूजन और शिलान्यास करने का काम जो है वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा किया जाना है। देखो, एक कार्यक्रम जो है वो जबलपुर में सुबह 11 बजे वेटरनरी कॉलेज में रखा गया है, जहां 9 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके अलावा दोपहर में 2 बजे के आसपास वो राजधानी भोपाल भी पहुंचेंगे और यहां पर भी जो बाकी की जो सड़कें हैं उनको आज उनको शिलान्यास और भूमि पूजन करने का काम करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के कई ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनके उन्नयनीकरण होना है, जिनका विस्तार होना है, और कई छोटे इलाकों की राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें हैं उनके को भी चौड़ीकरण का काम होना है। तो मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से देखें तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 10,000 करोड़ की सौगात जो है वो केंद्रीय मंत्री आज देने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर शैलेंद्र, कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होना है, क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में भी कोई डिटेल्स अपने पास? देखिए, बिल्कुल पहला कार्यक्रम जो राजधानी संस्कारधानी जबलपुर में रखा गया है वो सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम होगा, जो वेटरनरी कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, जहां 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन करने का काम जो मंत्री जी करेंगे। उसके अलावा अगर बात करूं तो राजधानी भोपाल के में रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें बाकी की जो सड़कें हैं उनका भूमि पूजन और शिलान्यास करने का काम करेंगे। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं, मध्य प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली है, कई बड़े शहरों को जोड़ने वाली है। तो इस सड़कों के बन जाने से न केवल परिवहन में स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन आप रहिएगा शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे कुछ और खबरों पर बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे आपसे। बिल्कुल, और बात करेंगे जबलपुर से आज अयोध्या चलेगी ट्रेन। जी हां, बीजेपी स्पेशल ट्रेन से श्रद्धालुओं को लेकर जा रही है अयोध्या, और ये उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही खास मौका है जहां पर बीजेपी श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करवाने की तैयारी में। जबलपुर से आज पहली ट्रेन अयोध्या जाएगी। 1400 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे इस ट्रेन से, और आज से 2 फरवरी तक 4 दिन तक का ये अयोध्या का टूर होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, लोगों को दर्शन कराने के लिए ये व्यवस्था कर रही है अपने स्तर पर, और ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए रेनू लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग चाहते हैं कि कितने जल्दी वो भगवान राम के पास उन्हें 5 वर्षीय बालक के रूप में देखकर मंत्रमुग्ध हो सके। और देखिए, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं भगवान राम की। जब वो पहली बार तस्वीर सामने आई थी, आंखों से जैसे जीवन की धारा बह रही है, चेहरे पर एक मुस्कान जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है और सामने से देखना चाहता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को दर्शन कराएगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, रामलला के दर्शन को तो हर कोई आतुर है, और अगर दर्शन कराने में कोई सहयोग करेगा तो उसको भी उसका पुण्य मिलेगा। इस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी ये योजना चला रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आशीष, कल ही जब हमारी इस बारे में बात हुई थी और कि मध्य प्रदेश के जो 29 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके सभी जो लोकसभा क्षेत्रों से 6,000 लोगों को 6,000 लोग प्रत्येक लोकसभा से रामलला के दर्शन कराने के लिए बीजेपी ले जाने वाली है, जिसकी आज से शुरुआत हो रही। संस्कारधानी जबलपुर से पहली ट्रेन जो है वो रवाना होने वाली है। उसमें 1400 यात्री रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया, बिल्कुल बेहद खास वो मौका हो जाता है कि जब आप 500 साल की प्रतीक्षा करते हैं और 500 साल की प्रतीक्षा के बाद जब रामलला मंदिर में विराजमान होते हैं और आप साक्षात जाकर उनका दर्शन करते हैं, तो बेहद खास पल उन लोगों के लिए है जो दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और इस बात का आपने जिक्र किया, स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा के चुनाव है, चुनाव के ठीक पहले भाजपा अगर अब सभी लोकसभा क्षेत्रों से जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या आम जनता के जो लोग हैं, उनको अगर रामलला के दर्शन कराने लेके जा रही है तो कहीं ना कहीं
उसका पुण्य लाभ वोट के तौर पर बीजेपी को मिलने की पूरी उम्मीद है और यही कारण है कि बीजेपी इस समय पूरी तरीके से राम लहर पर सवार नजर आ रही है और तमाम जो आयोजन हो उसमें राम आरती हो या फिर रामलला के भजन हो उससे शुरुआत की जा रही है, बल्कि दर्शन कराने के बाद का भी अब जो प्लान है वो आज से शुरू कर दिया गया और निश्चित तौर पर आने वाले लोग स्वाभाविक है शैलेंद्र, अभी इस तरह से रामलला के दर्शन को लेकर लोगों में उत्साह है, आतुर हैं रामलला को देखने के लिए। रेणु, मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है, लोगों को तो इसका सीधा लाभ मिलेगा ही, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी इसका लाभ मिलेगा, ये भी एक सवाल। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां रायगढ़ में कल मेडिकल कॉलेज रोड पर ढाबन संचालक भाजयुमो नेता विशाल सिंह की हत्या करने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक जमीन समतलीकरण पर विवाद में आरोपी ने टांगी से वार करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। राव ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए डिफरेंट टीम्स लगाई हुई थी, जिसमें से उनकी एक जो रेकी टीम थी उसे आज आरोपी जो है हरिलाल खड़िया मांझापारा निवासी, उनको गिरफ्तार करने में रायगढ़ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। रिकॉर्ड 24 घंटों के भीतर रायगढ़ पुलिस ने अपना रिकॉर्ड कायम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और रायगढ़ में हंगामे के साथ ही रायपुर में कार की ओवर स्पीड को लेकर हंगामा हुआ, तो वहीं धमतरी में हिंदू संगठनों ने एसपी ऑफिस में हंगामा कर दिया। एक रिपोर्ट। नहीं ठीक है, ये पे सामने गाड़ी है, गेट खोल। हाँ गेट खोल, आना आजा आना भी। रायपुर में युवकों ने सरेआम गुंडागर्दी और गाली गलौज की। ये विवाद ओवर स्पीड कार चलाने की बात से लेकर दो पक्षों में हुआ, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने कॉलोनी में घुसकर जमकर हंगामा मचाया और वहां रखी कार में भी तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम इमरान, फहीम खान और मोहम्मद शकील अहमद है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। दरअसल ये 26 तारीख को रात में 11:30 बजे के आसपास की घटना है। दो पक्षों में गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर के मारपीट शुरू हुई और एक पक्ष अपने जहाँ पे निवास है उनका विरासत अपार्टमेंट में रहते हैं वो वहाँ चले गए। उसके बाद उस गेट के सामने भी कुछ वाद विवाद हुआ था और फिर उस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उसमें FIR भी हुआ और इस मामले में हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश किया था और कुछ और लोग भी उसमें फरार हैं, उनकी तलाश हम कर रहे हैं। वहीं दूसरे हंगामे की तस्वीर धमतरी से आई, जहां हिंदू संगठनों ने एसपी दफ्तर में हंगामा किया। हालांकि ये प्रदर्शन पहले से घोषित था, फिर भी बजरंगियों को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, लिहाजा सभी प्रदर्शनकारी सीधे एसपी दफ्तर के अंदर घुस गए और हंगामा किया। यहाँ लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और धमतरी एसपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये प्रदर्शन और हंगामा गौ तस्करी को लेकर था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जिले धमतरी में पुलिस प्रशासन के खुले संरक्षण में चल रहे अवैध गौ तस्करी के मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुलिस विभाग को संज्ञान में लाते हुए विरोध प्रकट किया गया, जिसमें शहर एवं ग्रामीण बजरंगी अपना विरोध प्रकट किए। अगर पुलिस प्रशासन इस 24 घंटे के अंदर गौ तस्करों को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने को तैयार होगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ तस्करी को बात को लेकर के आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। उनके द्वारा उन पर कार्रवाई करने के हेतु मांग की गई है। पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इस तरीके से गतिविधि हो रही है, संचालित हो रही है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाइयां आगे भी हुई हैं और अभी बजरंग दल वालों के द्वारा जो बातें रखी गई उसके मद्देनजर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। तो 2 शहर जोरदार हंगामा, एक कार की ओवर स्पीड को लेकर तो दूसरा धमतरी में गौकशी को लेकर खाकी के सामने हंगामा हुआ। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से युगल तिवारी, धमतरी से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले धर्मांतरण को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने साथ सरकार से इस मामले पर श्वेत पत्र लाने की मांग की है, तो वही बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए।
कांग्रेस ने बीजेपी को धर्मांतरण पर श्वेत पत्र लाने की चुनौती दी है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर श्वेत पत्र जारी करें। ये बताएं कि बीजेपी के शासनकाल में कितने चर्च बने और धर्मांतरण हुए। साथ ही ये भी बताएं कि कांग्रेस शासनकाल में कितने चर्च बने और कितने धर्मांतरण हुए। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पे बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व से, सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीज़ों को प्रसारित करती है। छत्तीसगढ़ में भी जो धर्मांतरण की बातें हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि प्रदेश में कितने चर्च रमन के 15 साल के कार्यकाल में बने थे, उसके पहले कितने चर्च थे और हमारी सरकार के 5 साल में कितने चर्च बने। इधर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने धर्मांतरण को लेकर 5 सालों में जो काम किया है, धर्मांतरण को लेकर कितनी शिकायतें हैं, कितने मामलों में कार्रवाई की गई, ये कांग्रेस बताने को तैयार नहीं। कांग्रेस अपनी गलती छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पूरे प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कितनी शिकायतें हैं और कितनी शिकायतों पर कार्रवाई की, जरा कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस तो बताने को तैयार नहीं है। मुझे रायपुर की ही मालूम है कि कितनी शिकायतें हुई हैं, तो उन शिकायतों को कांग्रेस को बताना चाहिए और कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमसे बोलती है। वहीं बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुकमा के आईपीएस अधिकारी ने पत्र लिखा था और आदिवासियों पर दबाव डालकर धर्मांतरण कराए जाने की बात कही थी। फिर भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के मामले में श्वेत पत्र की बात करती है। क्या जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तब सुकमा के आईपीएस अधिकारी एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण एक चिंता का विषय है और आदिवासी भाइयों को धर्मांतरित किया जा रहा है प्रलोभन देकर और दबाव पूर्वक? क्या वो पत्र इन्हें याद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मामले में सख्त है और निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण को हम सबको मिलकर रोकना होगा। इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण को लेकर कहा था कि हेल्थ एजुकेशन की आड़ में धर्मांतरण का खेल मिशनरी खेल रही हैं। ये सब रुकेगा तो हिंदुत्व को ताकत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, सियासत बदली है। कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के काले चिट्ठे एक एक कर बाहर आ रहे हैं। तो अभी शराब और कोयला घोटाले का दाग लगा ही था कि 2 और घोटालों की फाइल खुल गई है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले के बाद 2 और घोटालों की फाइल खुल गई है। पीडीएस और डीएमएफ घोटाला। कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों की मुसीबत बढ़ गई है। एक एक कर मामले खुल रहे हैं। कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले पर ईओडब्ल्यू एसीबी में 4 अलग अलग केस दर्ज किए गए। 16 जनवरी को 2 और 17 जनवरी को 2 केस दर्ज किए गए। चारों एफआईआर में अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों के नाम हैं। डीएमएफ घोटाले में कोरबा के पूर्व कलेक्टर आईएएस रानू साहू सहित 10 कारोबारियों के नाम एफआईआर में हैं। इसके अलावा संजय शेंडे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी, पीयूष सोनी, मनोज द्विवेदी, रवि शर्मा और अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी, डेप्यूटी मार्केटिंग ऑफिसर पूजा प्रतिका केरकेटा के नाम भी है। राइस मिलर संगठन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश रुपटा, पारसमणि चोपड़ा, रोशन चंद्राकर को भी इन घोटालों में आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कोरबा जिले में डीएमएफ के पैसों का बड़े पैमाने पर बंदरपाट किया गया। ईडी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जो मामले दर्ज किए हैं उसके मुताबिक इस अनियमितता में तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू समेत अनेक विभागीय ऑफिसर भी संलिप्त पाए गए। शिकायत के मुताबिक कई टेंडर्स में अफसरों को सीधे 40% रकम पहुंचाई गई। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरबा जिले में डीएमएफ से टेंडर्स के आवंटन में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है।
गलत ढंग से टेंडर की दरें तय कर ठेकेदारों को सीधे फायदा पहुंचाया गया, जिसके कारण प्रदेश शासन को बड़ी आर्थिक हानि हुई। इतना ही नहीं बल्कि एक निजी कंपनी को भी इन निविदाओं के लिए 15 से 20% अलग अलग दरों से कमीशन दिया गया। इसी तरह प्रदेश के कई जिलों में डीएमएफ में भारी वित्तीय अनियमितता बरतकर सरकार और शासन को नुकसान पहुंचाया गया। और अब बात कर लेते हैं मर्डर और चाकूबाजी की। अंबिकापुर में नाबालिग दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। वहीं दुर्ग में बर्थडे पार्टी में जमकर पथराव हुआ, चाकूबाजी हुई। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अंबिकापुर के बंजारी में सनकी प्रेमी ने छात्र की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक छात्र आशीष लाकड़ा और उसके दो दोस्तों ने युवक की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करा दिया था। इसकी भनक जब सनकी आशिक को लगी तो चाकू लेकर सभी को खोजता रहा, लेकिन वो नहीं मिले। आशीष लकड़ा मिला, जिसे मौत के घाट उतार दिया। कल पुलिस को आशीष की लाश मिली थी, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। पूरा मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का है। वहीं दुर्ग में बर्थडे पार्टी में जमकर पथराव और चाकूबाजी हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये वारदात गौतम नगर में हुई। आरोपी ने ये वारदात एक पुराने विवाद को लेकर दी। अंजाम दी। परिवार के एक शख्स से आरोपी का झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अंबिकापुर से श्रवण महंत, दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और भिंड में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। तो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भदौरिया का कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन धमकी देने वाले अपराधियों पर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही और न ही सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम हैं। बता दें कि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के समय संतोष भदौरिया को धमकी दी गई थी। भदौरिया का कहना है कि अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार भिंड पुलिस प्रशासन होगा। अधीक्षक जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। कुछ दिन से वसूली को लेकर कुछ गुंडे आपराधिक तत्व हैं जो बराबर मांग कर रहे थे कि मुझसे पैसे की मांग कर रहे थे। इसका 1 महीने पहले मैंने माननीय अधीक्षक जी को और देहात थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज उसी सिलसिले में माननीय पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात की है और उन्हें बताया है कि इन अपराधियों पर जल्द कार्रवाई हो और इससे मेरी जान को खतरा है। इसको लेकर अगर अब भी अधीक्षक साहब कार्रवाई नहीं करते तो हम आईजी साहब से मिलने के लिए कल प्रस्थान जाएंगे और उसके बाद भोपाल जाके माननीय सीएम। तो करणी सेना के अध्यक्ष को घर में घुसकर गोली मारी गई। एक वो मामला हमने देखा था जो राजस्थान से सामने आया था, और अब एक ये मामला जिसमें धमकी दी जा रही है। रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि रमन, पुलिस प्रशासन को कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार होंगे अगर मुझे कुछ हुआ, तो मामला काफी गंभीर लग रहा है। जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि मेरी भी करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष भदौरिया, उनसे बात हुई थी, कल शाम को ही हुई थी। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 1 महीने पहले भी मैंने इस मामले को अवगत कराया था भिंड पुलिस अधीक्षक को, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था, इनका आपस में कुछ लोगों से विवाद हो गया था। उसी विवाद के चलते सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसको भी पुलिस को मुहैया कराया गया था इनके द्वारा, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद कल फिर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की गई है और उन्होंने साफ चेतावनी भी दी है कि अगर यदि भिंड पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्रवाई नहीं होती है तो मैं भोपाल के लिए कूच करूंगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी इस मामले को अवगत कराऊंगा, और अगर यदि मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, अप्रिय घटना घटती है, तो उसकी जिम्मेदार भिंड पुलिस होगी। जी, चेतावनी दी गई है करणी सेना के प्रदेश। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि रमन तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे धान खरीदी की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में धान की रिकॉर्ड खरीद अब तक 133.88 लाख मीट्रिक टन धान का रिकॉर्ड खरीदी हुई है
और बीते साल की तुलना में 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा हुई धान की खरीद। दरअसल वाकई एक बड़ा रिकॉर्ड है रिनू, जहां 133,88,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 27 लाख मीट्रिक टन धान ज्यादा खरीदा गया अब तक। 2 दिन अभी बचे, हालांकि हर रोज लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा रहा है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।